हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शिल्पी आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ आज के अपने इस लेक्चर में। और पहले तो देखिए यहाँ पर एक नया ये सीरीज़ शुरू हो रही है जिसमें हमने दृष्टि करंट अफेयर्स की एक बुक को कंप्लीट किया है। बस उसका आज एक लास्ट लेक्चर बचा हुआ है। वो लेक्चर आपको 3 से 4 बजे के बीच में मिल जाएगा, तो उसको देखना बिल्कुल ना भूलें। इसके बाद जो बच्चे 1-2 लेक्चर्स अभी तक जितने आ चुके हैं इस किताब के, वो लेक्चर्स अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो उसके सारे लेक्चर्स जाके देख लीजिए। यहाँ पर इसका लिंक डला हुआ है, ठीक है। वो लेक्चर्स देखने के बाद जब आप इस करंट क्विज को करेंगे, क्योंकि सारी करंट क्विज इस बुक पर बेस्ड है, इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया, एमसीक्यूज इस तरह से बनाए गए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके और आप समझ सके कि कैसे क्वेश्चंस की प्रकृति बन सकती है और आपने जो भी पढ़ा है क्या आप उनसे प्रश्नों को टैकल कर पा रहे हैं या नहीं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसको भी यहाँ पर समझ लेंगे। यूपीपीएससी के लिए ये सीरीज़ बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ज़रूर करिए। पूरी किताब में जितने भी आपके टॉपिक्स इसमें रहे हैं, चाहे राष्ट्रीय परिदृश्य रहा हो, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक, विज्ञान, पर्यावरण, चर्चित व्यक्ति और स्थल संक्षिप्तियाँ हमने कराई हैं, ठीक है। योजना, परियोजना, सम्मेलन, समारोह, वर्ष, दिवस, सप्ताह, खेल परिदृश्य, मिसलेनियस, वो सबसे मैं हर टॉपिक से प्रश्न यहाँ पर लेकर आऊँगी। तो फिलहाल आज के अपने इस पहले लेक्चर में, लेक्चर 1 में, पार्ट 1 में हम यहाँ पर काफ़ी प्रश्नों को लेकर आए हैं। वीडियो को थोड़ा सा संक्षिप्त यहाँ पर रखेंगे आज, ताकि आप में समझ आ सके कि क्या आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है, तो उसके लिए आप मुझे यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, ये मेरा इंस्टाग्राम है, यहाँ पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, वीडियोस पसंद आ रहे हैं कोई भी, तो वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियोस में कमेंट भी करें, कोई भी चीज़ समझ आ रही है, नहीं समझ आ रही है, कोई समस्या है, उसके लिए कमेंट करें। वीडियोस को शेयर ज़रूर करें और चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमारे साथ निरंतर बने रहें। और आज हम इसमें राष्ट्रीय परिदृश्य के कुछ प्रश्नों को यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न आज हमारा जो यहाँ पर है वो है 6 दिसंबर 2023, ठीक है। 6 दिसंबर 2023 को गुजरात के गरबा नृत्य, मैंने पढ़ाया है, को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। यह इस सूची में शामिल भारत की किस क्रम की सांस्कृतिक धरोहर है? तो मैंने बताया था कि कई सारी हमारी जो धरोहरें हैं उसमें शामिल किया गया है। ये कौन से नंबर की धरोहर है? गरबा नृत्य को जो इसके अंतर्गत शामिल किया गया, अभी लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया है। तो ऑप्शन सी यानी कि 15वीं जो है ये आपका देखेंगे तो क्या कहेंगे कि ये किससे संबंधित है? पहले तो हमें समझना है, गुजरात से संबंधित है गरबा नृत्य, ठीक है, गुजरात से संबंधित है। अब यहाँ पर यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक प्रतिनिधि सूची में इसको 6 दिसंबर को शामिल किया गया है। कब कब कहाँ पर शामिल किया गया इसको? तो कसाने, बोत्सवाना में जो 18वां सत्र के दौरान इसको शामिल किया गया है। गरबा नृत्य जो है ये यूनेस्को की सूची में शामिल भारत की 15वीं सांस्कृतिक धरोहर है। और विशेषता इसमें क्या, एक फैक्ट और जान लेना है कि 2021 में आप देखेंगे कोलकाता की दुर्गा पूजा को भी इसमें शामिल किया गया है। तो जाके उस लेक्चर में देखिए, वहाँ पर मैंने आपको जितने भी 15 जो भारत के जो आप देखेंगे इसके अंतर्गत रखा गया है, जिन जिन चीज़ों को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में, उनके बारे में देख लेना। लेटेस्ट में 2021, 22, 23 में कौन कौन से, जैसे कि हमने गुजरात को पढ़ा, ठीक है। दूसरा प्रश्न आपका कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 से 5 दिसंबर 2023 के मध्य पाँचवा, ठीक है, 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 तिरुवनंतपुरम केरल में आयोजित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महोत्सव का उद्घाटन किया है। तो 2 फैक्ट है, पूछ रहे कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। अब समझिए, 1 से 5 दिसंबर में ये हुआ है आपका, ये तो क्लियर है, ठीक है। कहाँ हुआ? तिरुवनंतपुरम में हुआ है, केरल में। इसका मतलब पहला कथन तो एकदम से ठीक है, ठीक है। आप कह रहे हैं कि इसका जो अब ये जो प्रोग्राम हुआ है आपका, ये 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव, अब इसकी कोई थीम भी होगी। मैंने कहा था इस प्रश्नों में, ऐसे प्रश्नों में थीम, उसका मुख्य विषय क्या है, ज़रूर याद रखना, उसको लिख लीजिए। इसकी थीम है इमर्जिंग चैलेंजेस इन हेल्थ केयर्स एंड रिजर्जेंट आयुर्वेदा, ठीक है। इसका उद्घाटन देखिए, यहाँ स्पेसिफिक बोला है कि प्रधानमंत्री ने किया है, तो ध्यान देना है। स्पेसिफिक बात बोल रहा है तो ध्यान देना है। तो इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने नहीं बल्कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया था, इसलिए आपका ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन ए सही है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर केवल एक करेक्ट हो जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 4 से 8 दिसंबर 2023 के मध्य भारतीय सेना द्वारा नई दिल्ली के मानेकेशान, ठीक है,
मानेकशा सेंटर, ये मैंने लास्ट वीडियो में मेरे ख्याल से पढ़ा है। मानेकशा सेंटर में दक्षिण पूर्व एशिया देशों के संगठन यानी कि आसियान की महिला अधिकारियों के लिए एक टेबल टॉप एक्सरसाइज TTX का आयोजन किया गया है। ये अभ्यास लैंगिक समावेशिता को प्रोत्साहन देने और शांति अभियानों में महिला सैन्य कर्मियों की क्षमताओं में वृद्धि करने के लिए भारतीय सेना की एक पहल है। कौन से कथन सत्य हैं? A और B, केवल A, केवल B, इनमें से कोई नहीं। देखिए, आसियान के लिए जो महिला शांति रक्षकों के लिए टेबल टॉप अभ्यास का आयोजन किया गया, ये तो करेक्ट है कि 4 से 8 दिसंबर 2023 के बीच में हुआ है। कहाँ हुआ है? नई दिल्ली के मानेकशा सेंटर में। ठीक है, किसके द्वारा हुआ? भारतीय सेना द्वारा। एक ये महत्वपूर्ण पहल है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या समझ आया? चलो भाई, पहला कथन पूरी तरह से करेक्ट है। ठीक है, अब क्या है कि उसका उद्देश्य क्या है? लैंगिक समावेशिता को प्रोत्साहन देने और शांति अभियानों में महिला सैन्य कर्मियों की क्षमताओं में वृद्धि करने के लिए इसको लाया गया है। यानी कि दूसरा कथन भी ठीक है, तो इससे पता चलता है A और B दोनों कथन ठीक है। यानी कि पहला कथन, यहाँ पर पहला ऑप्शन A और B दोनों करेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को एनालाइज करना। देखिए, एक ही स्टेटमेंट में कई सारे फैक्ट होंगे, तो जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ना शुरू किया तो अब कर दीजिए, अब भी देर नहीं हुई है, कर दीजिए, तो आप समझ पाएंगे कि कहाँ से कैसे प्रश्न क्लिक हो सकते हैं। ठीक है, माफ़ी चाहती हूँ, थोड़ी तबीयत खराब होने की वजह से हो सकता है डिस्टर्बेंस हो आपको बीच बीच में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 दिसंबर 2023 को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के बारे में मैंने कहा था बेसिक पढ़ लेना। ये रिपोर्ट 2022 में प्रस्तुत किया गया। NCRB रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश वर्ष 2022 में महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न के दर्ज मामलों में शीर्ष स्थान पर है। NCRB की रिपोर्ट के अनुसार कोलकाता सार्वजनिक सुरक्षित शहरों की सूची में पहले स्थान पर है। कह रहे हैं कौन से कथन सही है? A, B और C, A और B, A और C, B और C। देखिए, NCRB की जो रिपोर्ट है उसमें 2022 में उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है, तो 3 दिसंबर 2023 को इसको शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश की स्थिति अगर हम देखेंगे तो 2022 में बलात्कार या गैंग रेप के साथ जो है हत्या के 62 पंजीकृत मामलों के साथ सूची में शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, दहेज के संदर्भ में 2022 में 2138 मामलों में यूपी शीर्ष स्थान पर है। SC/ST के खिलाफ अपराध की अगर हम बात करें तो यहाँ 15,368 मामलों के साथ उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, ये एक जानने के लिए बस है, ऐसा नहीं रटना नहीं है इसको। अब NCRB क्या है? तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो है, और भारत में 11.28% अपराध यूपी में होते हैं, जो अन्य राज्यों और केंद्र प्रदेशों की तुलना में देश में 20वें स्थान पर है। ठीक है, NCRB की रिपोर्ट के अनुसार कोलकाता लगातार तीसरे वर्ष भी भारत का सबसे सुरक्षित शहर के रूप में अपना स्थान बनाए हुए है। वहीं IPC अपराध के अंतर्गत चार्जशीट की सबसे ज़्यादा दर केरल में 96.0%, पुडुचेरी में 91.3% और पश्चिम बंगाल 90.6% में रही है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए ना, A और B, C तीनों ही करेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए पहला यहाँ पर A, B, C तीनों ही करेक्ट है। क्लियर है? कोई डाउट है तुरंत पूछ लेना। नवंबर 2023 में इसरो की वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर VR ललितम्बिका को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया है? किससे सम्मानित किया गया है? आपका लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया। स्पेन, जापान, फ्रांस, रशिया। तो डॉक्टर BR ललितम्बिका ये इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक है। पहले तो ये समझिए चर्चा में क्यों है। नवंबर 2023 में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान पाने वाले इसरो की दूसरी वैज्ञानिक है। ठीक है, इससे पहले ये सम्मान इसरो के पूर्व अध्यक्ष AS किरण कुमार को वर्ष 2019 में दिया गया था। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन C, फ्रांस का है ना, ये ऑप्शन C करेक्ट हो जाता है। ठीक है, याद रखना है किसके द्वारा कौन सा सम्मान दिया जा रहा है, वहाँ पर मैच द फॉलोइंग में पूछ लेते हैं। लीजन डी ऑनर जो है फ्रांस से संबंधित है। 15 जनवरी 2024 को किसने PM जनमन के अंतर्गत, ये मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में पढ़ाया है आपको, PM जनमन के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना यानी कि ग्रामीण के 1 लाख लाभार्थियों को पहली किश्त जारी की है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा। देखिए, किश्त जो जारी की है 15 जनवरी से 2024 के बीच में की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई, ऑप्शन A करेक्ट हो जाता है। किसके अंतर्गत? PM जनमन यानी कि प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के अंतर्गत ये पहली किश्त है। कितने लाभार्थियों को मिलेगा? लगभग 1 लाख लाभार्थियों को।
अब इससे रिलेटेड हमें एक चीज़ समझनी है, यहाँ पर क्या समझनी है, देखिए अब यहाँ पर कह रहा है 15 जनवरी को, ठीक है। वैसे ही जनजातीय गौरव दिवस जो है 15 नवंबर 2023 को विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह यानी कि पीवीटीजी के सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए पीएम जनमन की शुरुआत की गई थी। पहली चीज, लगभग 24,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ ये योजना 9 मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए केंद्रित की गई है। इसका उद्देश्य क्या है, पीएम जनमन स्टार्टिंग के लेक्चर्स में पढ़ाया, जाके देख लीजिएगा। पीवीटीजी घरों और बस्तियों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराकर उनकी सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार करना है। स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, बिजली, सड़क, दूरसंचार, कनेक्टिविटी, स्थायी आजीविका के अवसरों तक बेहतर पहुंच को भी बढ़ावा देना है। इसलिए ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट है। इस तरह के बेसिक आपको तभी समझ आएंगे जब आपने मेरे आई दृष्टि करंट अफेयर्स के लेक्चर्स देखे होंगे। एक भी लेक्चर स्किप किया है तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, उसको जाके देख लीजिए, तभी आप इस करंट अफेयर के क्विज को समझ पाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 11 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुरस्कार प्रदान किए हैं। इस वर्ष सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार संयुक्त रूप से इंदौर और सूरत को प्रदान किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहे हैं इसका तीसरा कथन एक्चुअली ये है। ठीक है, वाराणसी और प्रयागराज ने सबसे स्वच्छ गंगा शहर के में शीर्ष 2 पुरस्कार जीते। ये इसी प्रश्न का हिस्सा है। ठीक है, तीसरा कथन है ये। कह रहे उपरोक्त में से कौन से कथन सही है। देखिए आरओ में मैंने बहुत से बच्चों में मिस्टेक देखी है कि वो यहाँ पर नहीं पढ़ते और क्वेश्चन गलत कर देते हैं। बहुत ध्यान रखना है पेपर के दौरान। केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, केवल 1 और 2, उपरोक्त सभी। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये स्वच्छ सर्वेक्षण जो पुरस्कार है ना, ये 11 जनवरी 2024 को दिया गया। किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, यानी कि पहला कथन तो ठीक है। कहाँ दिया गया, तो आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में दिया गया है। ये विश्व का सबसे बड़ा स्वच्छता सर्वेक्षण है। ठीक है, इसके कुछ और प्रकार हैं, जैसे कि राष्ट्रीय स्तर पर, जहां पर 1 लाख से, पहले लेक्चर का ही टॉपिक है ये, राष्ट्रीय स्तर पर 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष 5 रैंकिंग प्राप्त कौन कौन से राज्य हैं, वो है आपके यहाँ पर देखेंगे इंदौर है, यानी कौन कौन से शहर है, इंदौर है मध्य प्रदेश, सूरत गुजरात। देखिए इंदौर, आप देखेंगे एक चीज़ और ध्यान रखना, पहला ही टॉपिक है पहले पेज का, इंदौर प्लस गुजरात इस बार पहले नंबर पर ही काबिज है। ठीक है, हमेशा पिछले 6 वर्षों से इंदौर था, मात्र इस बार पहले नंबर फर्स्ट पोजीशन पे इंदौर और गुजरात दोनों है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है आपका नवी मुंबई महाराष्ट्र, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, भोपाल मध्य प्रदेश। अब जहाँ पर 1 लाख से कम जनसंख्या श्रेणी में वो 3 शहर कौन कौन से हैं, जैसे सासवड़ है, पाटन है, लोनावाला है, इंपॉर्टेंट नहीं है। अब टॉप 3 स्टेट कौन से हैं, महाराष्ट्र, अब यहाँ पर मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर आता है। ठीक है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। अगर हम यूपी की स्पेसिफिकली बात करें तो 27 राज्यों की सूची में उत्तर प्रदेश का 9वां स्थान है, जबकि बिहार 15वें स्थान पर। हमारे लिए उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण है, तो उत्तर प्रदेश का इसमें कौन सा स्थान है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में 9वां स्थान है। ठीक है, अब इसी के साथ साथ वहाँ पर हमने पढ़ा था कि सबसे स्वच्छ गंगा शहर में शीर्ष 3 पुरस्कार विजेता नगर कौन कौन से, जैसे वाराणसी उत्तर प्रदेश में, ठीक है, प्रयागराज और बिजनौर, ये तीनों उत्तर प्रदेश में। ठीक है, सबसे स्वच्छ गंगा शहर में 3 पुरस्कार विजेता नगर कौन कौन से हैं, तो वाराणसी, फिर प्रयागराज, फिर बिजनौर। और शीर्ष सबसे स्वच्छ छावनी, ये भी हमने पढ़ा था, तो कहूँ महू कैंट है, देवलाली कैंट है, अहमदाबाद कैंट है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें समझनी है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर इसी से संबंधित, तो नरेंद्र मोदी ने क्या किया था, प्रधानमंत्री ने 2014 में स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया था, याद होना चाहिए, ये सब बेसिक में पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, इस मिशन के तहत क्या हुआ था कि भारत के सभी गांव, पंचायत, जिला, राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों ने ग्रामीण भारत में 100 मिलियन से भी ज़्यादा शौचालय का निर्माण करके 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती तक स्वयं को खुले में शौच से मुक्त होने का घोषित कर दिया था। ठीक है, ये सुनिश्चित करने के लिए खुले में शौच न करने की प्रथा स्थायी रहे और कोई भी वंचित ना रह जाए और ठोस और तरल कचरा प्रबंधन की सुविधाएं सुलभ हो। मिशन अगले चरण यानी कि ODF प्लस की ओर अग्रसर हो गया है और 2024-25 तक ODF प्लस की दिशा में बढ़ते हुए तेलंगाना राज्य ने 100% ODF प्लस का लक्ष्य हासिल कर लिया है। तो
तो इसलिए ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, इससे ज़्यादा आसपास की बेसिक्स के साथ कोई नहीं पढ़ाएगा, इसलिए कह रही हूँ अगर नहीं देखा है तो उन लेक्चर्स को देखिए, फिर इसको देखिए, तो आप और बेहतर समझ पाएंगे, है ना। हालांकि इससे समझ आएगा, लेकिन अच्छा रहता है अगर आप चीज़ों को और अच्छे से कंठस्थ किए होंगे। 26 जनवरी 2024 को भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के मुख्य अतिथि कौन होंगे? ऋषि सुनक, ये तो हो चुके हैं ना, तो कौन होंगे मतलब ये हो चुके हैं। ऋषि सुनक, अब्देल फतेह अल सीसी, इमरान मैक्रो और जो बाइडन। तो इमैनुअल मैक्रो हैं, ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं? ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। अब कंफ्यूज नहीं होना, अब्देल फतेह अल सीसी जो है 2023 के मुख्य अतिथि थे अपने 26वें गणतंत्र दिवस पर, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहे हैं जो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर ये चर्चा में रहे हैं क्योंकि 75वें गणतंत्र दिवस समारोह मुख्य अतिथि थे, और इस वर्ष भारत फ्रांस अपनी रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ मना रहा है, और इसी के साथ वह छठे फ्रांसीसी नेता भी बन जाएंगे जिन्होंने भारत में ये सम्मान प्रदान किया है, ठीक है। 9 जनवरी 2024 को गैब्रियल एटल ने फ्रांस के प्रधानमंत्री का पदभार वहां ग्रहण किया था और फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। देखिए, फ्रांस से संबंधित बात आ रही है तो जान लीजिए, ठीक है। वे फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने और इस पद पर पहुंचने वाले पहले खुले तौर पर समलैंगिक व्यक्ति है, इसलिए यहाँ से प्रश्न बनने की बेहद संभावना है। क्यों संभावना है? कि आप देखेंगे गैब्रियल एटल ने फ्रांस के प्रधानमंत्री पर पदभार संभाला अभी ही 9 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री के पद पर, ठीक है। और सबसे युवा प्रधानमंत्री, और एक प्लस पॉइंट ये है कि ये वहाँ पर पहुँचने वाले, उस पद पे पहुँचने वाले पहले समलैंगिक व्यक्ति हैं। फ्रांस के प्रधानमंत्री की बात हो रही है, तो याद रखना है, आएगा प्रश्न, देख लेना, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिसंबर 2023 में भारत कौशल रिपोर्ट 2024 का अनावरण किया गया है। भारत कौशल रिपोर्ट 2024 के अनुसार केरल काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य बनकर उभरा है। भारत में समग्र युवा रोजगार क्षमता में सुधार हुआ है जो 51.25% तक पहुंच गया है। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? 1, 2 और 3, 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो ये है भारत कौशल रिपोर्ट जो 2024 आई है, कहती है कि किसके द्वारा लाई गई? पहले तो समझिए, अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद, ठीक है, भारतीय उद्योग परिसंघ सहित विभिन्न एजेंसियों के सहयोग से प्रतिभा मूल्यांकन एजेंसी वी वॉक्स जो है वी वॉक्स द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट है। और इसमें विशेषता क्या है कि कोच्चि और तिरुवनंतपुरम भारत में युवाओं के बीच काम करने के लिए सबसे ज़्यादा पसंदीदा स्थान के रूप में उभरा है। और इसकी थीम क्या है? थीम याद रखना है, कार्य कौशल और गतिशीलता के भविष्य पर AI का प्रभाव, ठीक है। इसलिए आप देखेंगे ऑप्शन ए जो है पहला, दूसरा और तीसरा पूरी तरह से करेक्ट हो जाता है, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 12वां दिव्य कला मेला 2023 कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली, सूरत, रांची, वाराणसी। तो ये दिव्य मेला जो है सूरत, गुजरात में मनाया गया है। 29 दिसंबर 2023 से 7 जनवरी 2024 तक कहाँ मनाया गया? सूरत, गुजरात में। तो इस प्रश्न का उत्तर तो पता चल गया। किसके द्वारा? दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। ये दिव्यांगजनों के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक अनूठी पहल होगी। क्लियर है? दिसंबर 2023 में 99वां विश्व संगीत समागम तानसेन समारोह 2023 कहाँ आयोजित हुआ? भोपाल, सतना, रीवा, ग्वालियर। तो ये आपका 22 से 28 दिसंबर 2023 के बीच में ग्वालियर यानी कि मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ। किसके द्वारा? संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा। इस समारोह में एक्चुअली क्या है कि प्रदर्शन करने वाले लगभग 130 तबला वादकों ने सबसे बड़ा तबला समूह का खिताब हासिल करने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 25 दिसंबर को तबला दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। तो मैंने कहा था कि जो दिवस है उनको अच्छे से याद कर लेना, उनसे 1-2 प्रश्न बनेंगे। तो 25 दिसंबर को तबला दिवस मनाया जाता है और इस अवसर पर कर्नाटक के पंडित जो है गणपति भट्ट को प्रतिष्ठित तानसेन सम्मान प्रदान किया गया है। इसी के बारे में, तानसेन के बारे में हम थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं। इनके बचपन का नाम रामतनु पांडे था। वह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक महान ज्ञाता भी थे और इन्होंने आप देखेंगे कि अकबर के नवरत्नों में से इनको एक माना जाता था। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन यहाँ पर डी है। याद रहेगा, देखिए इससे ज़्यादा डिटेल में और कुछ नहीं पढ़ाया जा सकता है ना। अगला प्रश्न है 29 दिसंबर 2023 को किसने देश भर में लकड़ी, बांस और अन्य वन्य उपज की निर्बाध आवाजाही के लिए नेशनल ट्रांजिट पास, वन नेशन वन पास का शुभारंभ किया? अश्विनी कुमार चौबे, भूपेंद्र यादव, लीना नंदन, चंद्र प्रकाश गोयल। तो आप यहाँ पर देखेंगे
की जो बात की जा रही है 29 दिसंबर की, देखिए नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम जो है ये 29 दिसंबर 2023 को उसको शुभारंभ हुआ। शुभारंभकर्ता कौन थे? केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव। इससे शुरू किया गया था देश भर में लकड़ी, बांस और अन्य उपज की निर्बाध आवाजाही के लिए। एनटीपीसी की परिकल्पना की गई है वन नेशन वन पास व्यवस्था के रूप में। इसका आप देख सकते हैं कि इस बेसिस पे इसको शुरू किया गया है। ठीक है इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, भूपेंद्र यादव। ठीक है, यानी कि वन नेशन बस मार्ग का शुभारंभ किया गया था। और किसने देश भर में लकड़ी, बांस और अन्य वन उपज की निर्बाध आवाजाही के लिए नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम वन नेशन वन पास का शुभारंभ किया? भूपेंद्र यादव ने किया। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 27 दिसंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल को प्रसार भारती और रेडियो टेलीविजन मलेशिया के मध्य 7 नवंबर 2023 को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन से अवगत कराया गया। इस समझौता ज्ञापन के बाद प्रसार भारती द्वारा विभिन्न देशों के साथ हुए समझौता ज्ञापन की संख्या कितनी हो गई है? 42, 44, 46, 48। देखिए दोनों देशों के बीच जो ये समझौता पर MOU हुआ है ये केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा हुआ है, 27 दिसंबर 2023 को हुआ है। ये समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर हुआ था 7 नवंबर 2023 को। ठीक है, इस समझौते में शामिल है प्रसारण, समाचारों के आदान प्रदान और ऑडियो विजुअल कार्यक्रमों के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना। इस समझौते से प्रसार भारती और विभिन्न देशों के साथ हुए समझौता ज्ञापन की संख्या 46 हो गई है। ऑप्शन सी। दिसंबर 2023 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया गया? फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र, चंडीगढ़, नई दिल्ली। तो ये जो है कुरुक्षेत्र हरियाणा में शुरू किया गया है, पहली चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, और 17 दिसंबर 2023 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस महोत्सव का उद्घाटन किया। जैसे ऊपर प्रश्न आया था ना प्रधानमंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन हुआ, तो ध्यान रखना है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप जो है धनखड़ के द्वारा शुरू किया गया है। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति ने 17 से 18 दिसंबर 2023 के बीच कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के द्वारा आयोजित 8वीं अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी को संबोधित किया। और इस संगोष्ठी का जो विषय है वो क्या था? थीम वसुदैव कुटुंबकम, श्रीमद् भगवद गीता और वैश्विक एकता। वसुदैव कुटुंबकम, श्रीमद् भगवद गीता और वैश्विक एकता इसकी थीम है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाता है। केंद्रीय माल और सेवा कर विधेयक 2023 के संबंध में विकल्प में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, अब यहाँ पर कौन सा सही नहीं है? तो ये विधेयक केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2001 में संशोधित करता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बाकी के ऑप्शंस आपके एकदम करेक्ट है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो बात करें केंद्रीय माल एवं सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक लोकसभा के द्वारा कब पारित हुआ? 19 दिसंबर। राज्यसभा के द्वारा 20 दिसंबर को। कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं। ये विधेयक संशोधन करता है किसको? केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017। क्या प्रोविजन है इसके अंतर्गत? कि अपीलीय अधिकरण के अध्यक्ष की आयु सीमा 67 से बढ़ाकर 70 ईयर्स और सदस्यों की आयु सीमा 65 से बढ़ाकर 67 ईयर्स करने का इसमें प्रावधान है। न्यायाधिकरण के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 50 ईयर्स निर्धारित की गई है। न्यायिक सदस्यता के लिए अधिवक्ताओं के अनुभव कम से कम 10 वर्ष होने को अनिवार्य है। इससे संबंधित चीज़ें क्या है? जैसे GST आपने पढ़ा होगा, ठीक है, वस्तु एवं सेवा कर, ये किसके अंतर्गत आता है? आपको पता होना चाहिए 101वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है 2016 में लाया गया था, उसके द्वारा ये लागू किया गया 101वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। और ये लागू कब हुआ था? 1 जुलाई। याद रखना है GST कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 से 101वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हो गया था 1 जुलाई 2017 से। ठीक है, इस तरह से बेसिक को पढ़ते हुए समझना है। 18 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में कितनी राशि की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और राष्ट्र को समर्पित किया? ठीक है, कुछ राशियां हैं, मैंने कहा था इस तरह के प्रश्न ऊटपटांग कभी कभी UPPSC पूछ लेता है। देखिए ध्यान से समझिएगा, इसमें जो आधारशिला रखी गई राष्ट्र को समर्पित परियोजना की जो लागत है वो है आपकी बेसिकली 19,150 करोड़ रुपए है, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर तो निकल कर आ गया। ठीक है, ऑप्शन डी है। आधारशिला जो राष्ट्र को समर्पित है वो 18 दिसंबर 2023 से रखा गया। इसमें 10,900 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर न्यू भाऊपुर डिकेट्स फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट बनाया गया। उद्घाटित अन्य रेल परियोजनाओं में जैसे बलिया गाजीपुर सिटी रेल लाइन, दोहरी परियोजना, ये सब चीज़ें जो है इसके अंतर्गत शुरू की गई हैं। ठीक है, इसमें फिलहाल इतना ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। इसका सूरत डायमंड बोर्ड्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है,
17 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। ये गुजरात राज्य में स्थित है। ये अंतर्राष्ट्रीय हीरे और आभूषण व्यवसाय के लिए विश्व का सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक केंद्र है। इसका निर्माण लार्सन एंड ट्रूबो ने गुजरात सरकार के सहयोग से किया है। तो देखिए, सूरत डायमंड जो बोर्स है वो सूरत गुजरात में है। 17 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। ये तो सही है। अब है क्या ये? तो अंतर्राष्ट्रीय हीरे और आभूषण व्यवसाय के लिए विश्व का सबसे बड़ा, सबसे आधुनिक केंद्र है। ये होगा क्या? कच्चे और पॉलिश किए गए हीरो के साथ साथ आभूषण की व्यापार का एक वैश्विक केंद्र है। और इसी दिन प्रधानमंत्री ने सूरत हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का लोकार्पण किया था। और अब सूरत हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा भी मिल गया है। इसलिए इस प्रश्न में कह रहे हैं यहाँ पर कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही नहीं है, बाकी के ऑप्शंस करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर हमने देख लिया ना, गुजरात के सहयोग से किया है। अब यहाँ पर क्या है, अब जैसे हमने देखा ना कि ये जो है, हमने सारी विशेषताओं के बारे में यहाँ पर समझ लिया है। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 15 दिसंबर 2023 को भाजपा नेता भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, उनमें से कोई नहीं। देखिए, अब ये चर्चा में क्यों रहा था, पहले हमें ये समझना है। देखिए, भजनलाल शर्मा जो है राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण की। कब? 15 दिसंबर को। राज्यपाल कलराज मिश्र ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई और राज्य की सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं। इस पद पर इन्होंने कांग्रेस के अशोक गहलोत का स्थान लिया है। और इसके साथ ही भाजपा नेता प्रेमचंद्र वैरवा और दिया कुमारी ने राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ भी ग्रहण की है। पहली चीज, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को 69 सीट, भारत आदिवासी पार्टी को 3 सीट और बहुजन समाज पार्टी को 2 सीट, राष्ट्रीय लोक दल को 1 सीट और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को 1 सीट और निर्दलीय को 8 सीटें यहाँ प्राप्त हुई। ये इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट इस प्रश्न के अनुसार आप देखेंगे इसका उत्तर है ऑप्शन ए, यहाँ पर पूरी तरह से करेक्ट है। ठीक है, करेक्ट है यहाँ पर। आइए, 15 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति द्वारा मंजूर जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 कमजोर और वंचित वर्गों के नामकरण को अन्य पिछड़ा वर्ग में परिवर्तित करने के लिए आरक्षण अधिनियम की किस धारा में संशोधन करता है? धारा 2, धारा 3, धारा 4, धारा 6। ठीक है, कौन सा कथन ठीक होगा यहाँ पर, उसको समझना है। देखिए, जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 है, 15 दिसंबर 2023 को इसको मंजूरी दी गई थी राष्ट्रपति द्वारा। ये जो अधिनियम संशोधित करता है, ये जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 को संशोधित करता है, पहली चीज। ठीक है, प्रावधान क्या है इसके अंतर्गत? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के सदस्यों को नौकरियों और व्यावसायिक संस्थाओं में प्रवेश का आरक्षण देना है। इस अधिनियम में प्रावधान है केंद्र शासित प्रदेश के व्यावसायिक संस्थानों के समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण करता है। इसलिए ऑप्शन ए, धारा 2, ठीक है, यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। दिसंबर 2023 में 27वां विश्व निवेश सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? गुरुग्राम, नई दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ है और इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यशोभूमि नई दिल्ली में हुआ है। किसके द्वारा? उद्योग संवर्धन और अंतरिक्ष व्यापार विभाग के तत्वाधान में इन्वेस्ट इंडिया द्वारा। इसकी थीम क्या है? एम्पावरिंग इन्वेस्टर्स, IPAS, पॉइनरिंग फ्यूचर ग्रोथ। और ये सम्मेलन पहली बार भारत में हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करें वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस की, ठीक है, अब यहाँ पर WAIPA के बारे में जान लीजिए। ये एक गैर सरकारी संगठन है, पहली चीज। ठीक है, विश्व निवेश सम्मेलन जो इसके बारे में बात करें, गैर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। इसका मुख्यालय, हेडक्वार्टर पूछ लेते हैं कहाँ पर है। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसमें 100 से अधिक देशों का प्रतिनिधित्व करने वाली 120 से अधिक एजेंसियां इसके सदस्य हैं। क्लियर है? इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आपने क्या समझा? अभी ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ तक स्पष्ट है? अगला प्रश्न क्या कहता है? दिसंबर 2023 में किसकी अध्यक्षता में संसद सुरक्षा उल्लंघन घटना की जांच के लिए समिति गठित हुई है? तो यहाँ पर आप देखेंगे नितिन अग्रवाल, राजीव गौबा, अनीश दयाल सिंह, अजय भल्ला। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? ये गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा इसको किया गया है। और किसकी अध्यक्षता में? तो CRPF के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह की अध्यक्षता में। इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पर। क्लियर है?
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 13 दिसंबर 2023 को भारतीय जनता पार्टी के नेता विष्णुदेव राय ने छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। पहला कथन। दूसरा कथन है राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप देखेंगे कि विष्णुदेव राय जो है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और चर्चा में क्यों है, तो छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण की है। पहली चीज। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है और राज्य की कुनकुरी विधानसभा सीट के ये सदस्य हैं। स्थान किसका लिया है? भूपेश बघेल का इन्होंने, कांग्रेस के जो है उनका स्थान लिया है। इसके साथ ही भाजपा नेता अरुण साग और विजय शर्मा ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। 3 दिसंबर 2023 को भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी चुनाव जो परिणाम हुए उसमें 90 सदस्यीय विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा 54 सीटें मिली हैं, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को INC को 35 सीटें और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को 1 सीट प्राप्त हुई है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर आप देखेंगे दोनों कथन हमारे करेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 13 दिसंबर 2023 को भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। राज्यपाल फागू सिंह चौहान ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। कौन से कथन सही हैं पूछ रहे हैं, तो देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी नेता और उज्जैन दक्षिण के विधानसभा सदस्य हैं और मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कराई गई है। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई और इन्होंने शिवराज सिंह चौहान का स्थान लिया है। इसके साथ ही भाजपा नेता जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला को उप मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई गई है। जबकि आप देखेंगे यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या है? ऑप्शन ए है। ठीक है, ऑप्शन ए है। तो राज्यपाल फागू सिंह चौहान ने उन्हें पद की शपथ की कह रहे हैं यहाँ पर दिलाई है। यहाँ पर मंगू भाई पटेल ने जो है, फागू सिंह चौहान ने नहीं बल्कि राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने उन्हें पद की शपथ की गोपनीयता की जो है शपथ दिलाई है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। ये आपका पहला था, ये आपका दूसरा था। दिसंबर 2023 में संसद द्वारा पारित मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम 2023 ने किस अधिनियम का स्थान लिया है? तो यहाँ पर राज्यसभा द्वारा पारित हुआ 12 दिसंबर 2023 को, लोकसभा द्वारा पारित हुआ 21 दिसंबर 2023 को, राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी दी गई है 29 दिसंबर को। इस अधिनियम ने जो स्थान लिया है वो निर्वाचन आयोग यानी कि निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें की कार्य संचालन अधिनियम 1991 यानी कि ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाता है। और इस अधिनियम में प्रावधान क्या है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, वेतन और पद से हटाए जाने से जुड़े प्रावधान है। ठीक है, चयन समिति में कौन कौन शामिल था इसमें? प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक मंत्री और लोकसभा के प्रतिपक्ष के नेता या उससे सबसे बड़े दल के नेता। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 11 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विकसित भारत @2047 रुपये युवाओं की आवास पहल का शुभारंभ किया गया है। विकसित भारत @2047 युवाओं की आवास पहल का जो है उद्देश्य आज़ादी के 100वें वर्ष पूरे होने पर भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है। कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, और ना तो एक ना ही दो। देखिए, जो विकसित भारत @2047 जो है ये भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि इस अभियान का उद्देश्य आज़ादी के 100वें वर्ष पूरे होने पर भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए देश के युवा वर्ग को एकजुट करना है। यानी कि हमारे दोनों ऑप्शंस एकदम करेक्ट हो जाते हैं। यहाँ तक स्पष्ट है? कोई असुविधा, कोई दुविधा हो तो तुरंत कमेंट करिएगा। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जल्द मिलेंगे कल मंडे टू सैटरडे। ये जो क्लासेस हैं आपकी दोपहर में सुबह 11 बजे आपको मिल जाया करेंगी। कभी कभी टाइमिंग ऊपर नीचे हो जाते हैं, बट आप इस पर नज़र बनाए रखिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के नए नए इनिशिएटिव्स जो लाए जा रहे हैं आपको टाइमली मिलते रहें। अपना ध्यान रखें, वीडियोज़ को लाइक करें, वीडियोज़ को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।